नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। हमने इसके पहले वीडियो में यूजीसी हिंदी साहित्य पेपर का पूरा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो डिस्कस किया है। पूरे 10 यूनिट में ये सिलेबस इसका डिवाइड होता है और सभी यूनिट महत्वपूर्ण हैं। सभी से प्रश्न आता है और अब हम उसी सिलेबस में से सभी यूनिट में क्रमवार यूनिट में उस पे क्लास ले रहे हैं और सभी जितनी भी उसकी बारीकियां हैं आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर चीज पर हम अपने क्लास में बातचीत करेंगे और उसको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम सबसे पहला यूनिट जो है इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास इसको लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा क्या होती है, ठीक है। भाषा चूंकि हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा होती क्या है, हिंदी भाषा क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको भी हम इस यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। जब आप अपना सिलेबस देखोगे ना, मैं सिलेबस को यहाँ देखती हुई चल रही हूँ। जब आप पहला सिलेबस देखते हो तो हिंदी भाषा और उसका विकास है, जिसके अंतर्गत आपका है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो पहले उससे पहले हम समझेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वह सामान्य रूप से कहें तो वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भीतर उठ रहे किसी भी विचार को किसी दूसरे मनुष्य पर व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब यह भाषा जो है वह आपकी अ, मौखिक भी हो सकती है, सांकेतिक भी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी लिखित भी होती है। तो तीनों प्रकार की भाषा जो किसी पर हम व्यक्त कर सकें वह भाषा है, ठीक है। संस्कृत के भाष धातु से यह जो भाषा जो शब्द है वह बना था। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, चूंकि यह प्रश्न भी सीधे-सीधे आपसे पूछा गया है, ठीक। चूंकि ये आपके सिलेबस सीधे भाषा की परिभाषा वगैरह है नहीं, लेकिन फिर भी यह एक अंडरस्टूड होता है, इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप हम कुछ विद्वानों के अनुसार जो बहुचर्चित है उनसे पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हम कामता प्रसाद गुरु हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान, उनकी पुस्तक है हिंदी व्याकरण। उन्होंने अपने हिंदी व्याकरण में लिखा है कि क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जो भली भांति जो है वो अपने विचार दूसरों पर व्यक्त करते हैं। भाषा क्या है, जो अपने विचार जो मन में बैठ रहे हैं, मेरे उठ रहे हैं, मैं उसको सामान्य सहज रूप में दूसरे पर व्यक्त कर सकूं और वह भी वही समझ सके। तो भाषा क्या है, वह साधन है, वह एक जरिया है, ठीक है। अगला जो है वह डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य आलोचना के बड़े विद्वान, ये कहते हैं मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत का जो व्यवहार होता है वह उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने क्या समझा था, भली भांति प्रकट करते हैं कौन, कामता प्रसाद जो है वो भली भांति प्रकट करते हैं। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आदान प्रदान हो रहा है। देखो ये कुछ जो शब्द जो कीवर्ड होते हैं ना, वो आपके कह सकते हैं एक प्रकार से वह फॉर्मूले हैं, याद करने के जो फॉर्मूले हैं वो ये होते हैं। ठीक, तो अभी हमने क्या समझा, भली भांति व्यक्त कौन करता है, कामता प्रसाद। और आदान प्रदान किसके यहाँ है, इच्छरमति का आदान प्रदान किसके यहाँ है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के यहाँ, ठीक है। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट इसमें परिभाषा है वह है जिन ध्वनि चिन्हों का द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, भली भांति, अब आदान प्रदान, अब क्या है, विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यह कौन कह रहा है, यह कह रहे हैं बाबू राम सक्सेना, यह भी हिंदी के बड़े विद्वान है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो विचार विनिमय है, ठीक। तो हमने तीन चीज यहाँ पे पढ़ी, एक तो पढ़ा विचार विनिमय और दूसरा आदान प्रदान और अगला जो पढ़ा है वो है भली भांति, ठीक है। तो ये तीनों जो है महत्वपूर्ण, इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं
लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि कितनी भाषाएं जो परिभाषाएं हैं जो हिंदी साहित्य के हिसाब से महत्वपूर्ण है और आपके आ चुकी है। इसके अलावा भोलानाथ तिवारी हो गए और पतंजलि की परिभाषा भी है, मंगल देव शास्त्री, इन सब की परिभाषाएं भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको आप देखते भी चलेंगे। अब यहाँ पे भोलानाथ तिवारी की भी परिभाषा हम देख लेंगे। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत व सार्थक ध्वनि समझती है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यहाँ पे क्या कहेंगे, सार्थक ध्वनि की समष्टि है, मतलब सार्थक होनी चाहिए निश्चय रूप से, जो हम बोल रहे हैं उसका कोई ठीक ठीक अर्थ हो, तभी वह जो ध्वनि है वो समझ में आएगी, तभी वह भाषा कहलाएगी। ठीक है, विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, मतलब लगभग 3000 के लगभग है। मैं बात करूं तो 2796 करीबन भाषाएं हैं, प्लस माइनस दो चार हम कर सकते हैं इसमें, लगभग 3000 है इसकी हम मोटा मोटा बात करें तो इतनी भाषाएं हैं। सभी भाषाओं की अपनी कुछ बोलियां हैं, तो भाषाओं का एक लंबा चौड़ा इतिहास है और कुछ विशेषता भी है जिसके आधार पे हम समझते हैं कि यह जो बोली है वो भाषा कहलाने योग्य है। ठीक है, तो इसकी क्या कुछ परिभाषा है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। क्या है वो विशेषता? भाषा सामाजिक संपत्ति है। ठीक, भाषा पे किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता है कि आज से इस शब्द का प्रयोग बस हम करेंगे और दूसरा कोई नहीं करेगा। यह एक सामाजिक संपत्ति है। समाज में इस विशेष में रहने वाला हर व्यक्ति जो है के पास वह भाषा बोलने का अधिकार है। इसमें ना कोई जाति पात हो सकता है, ना ऊंच नीच हो सकता है, ना धर्म हो सकता है, हर प्रकार से यह स्वतंत्र होती है। अगला जो है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा जो है उसका अर्जन किया जाता है, जब बच्चा जब छोटा रहता है तब से लेकर जब वह बड़ा होता जाता है तब से वह भाषा को बोलना लिखना और समझता है, उसका अर्जन करता है। ठीक है, अपने तरफ से वह विकास नहीं करा, डेवलप नहीं करा कि हर बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो अपनी एक नई भाषा को जन्म लेकर के रहे, नहीं, वह समाज से उसका अर्जन कर रहा है। ठीक, भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा जो है वो परिवर्तनशील हो सकती है, जैसे जैसे समाज बदलता है, संस्कृति बदलती है, उसकी आवश्यकताएं बदलती है, वैसे वैसे भाषाएं बदलती रहती है। जब आप अभी हिंदी भाषा के जब इतिहास को पढ़ोगे तब समझेंगे किस किस प्रकार से हिंदी की जो भाषा है ना, जो लिपि है हमारी, वो चेंज होते होते आज आधुनिक खड़ी भोली भाषा में जो है परिवर्तित हो गई है। तो भाषा का जो विचार क्या है, भाषा का जो रवैया है वो क्या है, वो परिवर्तनशील है। ठीक है, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। हमारे भाव भीतर क्या भाव उठ रहे हैं उसको हम भाषा के माध्यम से अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर जो उठने वाले भाव विचार उसको दूसरे के पास तक पहुंचाने का, संप्रेषित करने का माध्यम क्या है? भाषा है। अगला जो है, भाषा जो है वो अनुकरण से सीखी जाती है। ठीक, जब कोई भी चीज, जब बच्चा जो पैदा होता है, जब वो बड़ा होता जाता है तो वह देखता जाता है कि किस तरीके से लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और वैसा ही बोलना वह सीखता जाता है। ठीक, दूसरों से वह देख देख करके सीख रहा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, भाषा जो है वो अनुकरण द्वारा सीखी जा रही है। ठीक, अगला जो है, भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा आधुनिक कोई नई नई जन्म नहीं लेती है, हर बार जो चली आ रही है, जैसे हमने माता पिता से जो सीखा है वो आगे की पीढ़ी भी सीखेगी, तो एक परंपरागत वस्तु है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती जा रही है। अगला जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। जो अलग अलग भाषाएं होती है ना, उनकी संरचनाएं भी अलग होती हैं। ठीक, हिंदी भाषा की खड़ी बोली की संरचना जो है वो अलग है, आंग्ल भाषा अंग्रेजी की संरचना अलग होती होगी, मंदारी जो भाषा है उसकी जो अलग है। इसलिए जो भाषाएं होती है ना, उसकी जो संरचना होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वह भी अलग अलग होता है। ठीक, हालांकि ये सभी भाषाएं कहीं ना कहीं जब आप उसका इतिहास पढ़ते हैं तो एक मार्ग से या कहीं से निकल करके आती है, हम उनको आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन जो भाषा का जो बाद में जो बनावट हुई है वो धीरे धीरे उसको उसके अलग करती है एक दूसरे की भाषा से। ठीक, भाषा के विकास के क्या चरण है? पहले जब भाषा आपके बोलने के रूप में, लिखने के रूप में नहीं थे, तो सांकेतिक रूप में, ठीक ठीक, इसको कह सकते हैं आंगिक रूप थी। ठीक है, संकेत में एक दूसरे पे व्यक्त होती थी,
उसके बाद जब वह उसका वाचन हुआ होगा, किसी चीज को हमने जब संकेत में बताना शुरू किया, उसके बाद उसका वाचन हुआ, उसके बाद भाषा जो थी, जब हम जो बोले उसको हमने एक जगह संरक्षित करने का प्रयास किया। मतलब अगर हम एक किसी चीज को, किसी प्रतीक को कोई प्रतीक दे रहे हैं, किसी शब्द को, किसी चीज को, तो उसको हमने एक जगह संरक्षण करने का प्रयास किया, तो क्या हो गया, वह लिखित रूप में आई। ठीक है, उसके बाद उसका यांत्रिकरण हो गया, उसका नया नया उसको हुआ, उसका मानकीकरण हो गया। इस तरह से जो भाषा थी वह प्रतीकात्मक रूप से निकल के, सांकेतिक रूप से, आंगिक रूप से निकल करके यांत्रिक रूप तक आकर के आपके पहुंच जाती है। ठीक है, ये तो हो गई भाषा को समझने की ठीक ठीक प्रवृत्तियां। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः इनकी संख्या 2796 से 3000 के बीच मानी गई है। मतलब इतनी सारी भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती है। ठीक है, और इसमें जो आपकी हिंदी है, जो वो बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, और भारत में भी बहुत तरह की भाषा बोली जाती है। ठीक है, भारत में भी इसकी इसी 3000 में से कई तरह की भाषाएं जो है वो भारत में से भी बोली जाती है, और इनमें से आपकी एक हिंदी है। ठीक है, हम भाषाओं के स्ट्रक्चर को अगर समझने का प्रयास कर सकते हैं, भाषा जो है उसका स्ट्रक्चर बना कैसे है, उसकी जितनी तरह की जो भाषाएं हैं ना, जिसको विभाजित किया गया है, किस प्रकार उसको विभाजित किया गया है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से डिवाइड किया गया है, उसको हम समझ रहे हैं। भाषाओं का जब वर्गीकरण कहते हैं, एक तो आकृति मूलक उसको देखते हैं, दूसरा क्या है उसका पारिवारिक संरचना, किस जगह पृष्ठभूमि विशेष पर वह आई थी। आकृतिक मूलक में हम देखते हैं कि भाषा जो है वह बनी कैसे, उसकी संरचना कैसे हो रही है, उसका व्याकरण क्या है भाषा का, उसके के कैसे कैसे पदों से मिलके, किन किन उसके ध्वनियों से मिलकर किस तरीके से जो बन रही है भाषा, वो हम उस भाषा के आकृति में समझते हैं। और इसी को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक योगात्मक होती है, एक अयोगात्मक होती है। जब अयोगात्मक क्या है, जब सारी भाषाओं मिला करके बोला जाता है, जिसमें कारक अलग नहीं होते हैं, चिन्ह अलग नहीं होते हैं, वह जो भाषा होती है वो योगात्मक होती है। अयोगात्मक क्या है, जब कारक चिन्ह धीरे धीरे आने लगे, अलग अलग भाषाओं को करके बोले जाने लगा, शब्द जो है वो अलग अलग यूज किए जाने लगे, वो अयोगात्मक है। अभी जब हम हिंदी के इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो हम समझेंगे कि हिंदी भी जो है वो किस कब योगात्मक से वियोगात्मक की तरफ पहुंचती है, उसको हम समझते हैं। दूसरा जो आपका ढांचा हो गया वो है पारिवारिक वर्गीकरण। मतलब भाषा की शुरुआत कब हुई, किस जगह से हुई, कहाँ से हुई, और उसकी ऐतिहासिकता क्या है। ऐतिहासिकता, इसमें हम समझते हैं भाषा का ऐतिहासिक परिचय क्या है, उसका इतिहास क्या है, किस परिस्थितियों से कहाँ कहाँ से वह हस्तांतरित हो करके निकलती आई है, और हमारे सामने जो भाषा है, जो भाषा का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, वह भाषा का अपना इतिहास क्या है और किस क्या वंश है। ठीक है, इसको हम भाषा के पारिवारिक अर्थ में हम समझते हैं। अगला जो आता है कि सामान्यतः 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 परिवार, भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है, जिसमें यूरेशियाई भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 10 से 12 से 13 भाषा परिवार हैं। यह जब आप भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें भी उन्होंने 12 से 13 दिया है, और 13 भाषाओं का नाम भी वह स्पष्टतः बताते हैं। ठीक है, इन्हीं 12 से 13 भाषाएं जो हैं, उसी में से आपका एक आता है भारोपीय भाषा परिवार। ये जो भाषा परिवार है, इसमें जब आप पढ़ते हो, इसी में कई भाषा परिवार आते हैं। जैसे वो आपका बंटुई भाषा परिवार हो गया, केल्टिक भाषा परिवार हो गया, ये सारे भारोपीय भाषा परिवार हो गया। ये सारे भाषा जो परिवार हैं, और ये भाषा जो परिवार है ना, इसके अंतर्गत भी अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं आएगी। अभी हम केवल बात कर रहे हैं भाषाओं के परिवार की। जैसे भारोपीय की जब हम बात करते हैं ना, तो भारोपीय में भारत और यूरोपीय कुछ जगहों को मिला करके हम बात करते हैं, तब वह भारोपीय भाषा परिवार होता है। ठीक है,
तो भारूपीय परिवार, चूंकि हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहीं से आपके हिंदी भाषा का जो है वह उदय होगा। ठीक है, इसको भारूपीय भाषा परिवार को कई नामों से जाना गया। कहते हैं भारूपीय भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक, इंडो केल्टिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती, इन सभी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ से पैदा हुआ भारूपीय भाषा परिवार, कहाँ से हुए, ये इस बारे में बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वान जो हैं वह मानते हैं कि ये जो यूराल पर्वत है ना, यूराल पर्वत है, उसके दक्षिण और पूर्व में से के जो लोग थे, उस क्षेत्र विशेष के लोगों की जो बोली आई, वह भारूपीय भाषा परिवार यहीं से जो है वो विकसित हुआ। ठीक, वाचन और उच्चारण के आधार पर भारतीय भाषा को दो भागों में यह बांटा गया है। भारूपीय भाषा परिवार को दो भागों में बांटा गया, जो शाखा कौन है, सतम और केंतुम। सतम वर्ग कहते हैं और केंतुम वर्ग कहते हैं। ठीक है, जब भाषा का हम इस धीरे धीरे और आगे विकास हुआ, अध्ययन की दृष्टि से हमने इसे दो भागों में बांटा था, सतम और केंतुम। शतम जो है वह उसी में से आपकी जो भारतीय भाषा हो गई, ईरानी भाषा हो गई, वह जब जो है वह सतम से निकलती है, जबकि जो केंतुम वर्ग है, यह इसमें से जर्मनी, ग्रीक, इस तरह की जो भाषाएं हैं वो आपके केंतुम से निकलती है। तो हमारा ज्यादा फोकस क्या है, महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, सतम जो। ठीक है, क्योंकि इसी शाखा से आपकी भारतीय भाषा मिली है और इसका जो वर्णन है वो यही मिलता है, मतलब भारतीय भाषा परिवार का जो वर्णन है वो इसी में से मिलता है। ठीक है, अब जब हम भारूपीय परिवार की भाषा की बात करते हैं और उसमें भारत इसकी बात करते हैं, तो हम जो किसको पढ़ते हैं, इसमें हम तीन भाषा, भारतीय भाषा को जब बात करते हैं, हम तीन भाग में इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वह भारत है, दूसरा दरद, ईरानी और दरद। दरद जो है वो दरअसल वो है, ईरानी लोग ही इसको बोलते थे, लेकिन इसका जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से अलग हुआ, इसके लिए इसका अध्ययन भी जो है वो अलग करते हैं। ठीक है, तो भारतीय जो भारूपीय भाषा परिवार थी, इसकी जो भारत जो था सतम वर्ग में, जो भारत ईरानी थी, इसको तीन भाग में बांटा गया, भारत, ईरानी, दरद। इसी में से हम भारत को पढ़ते हैं बस। जो भारतीय आर्य भाषा है, जो मूलतः आपके सिलेबस में जो दी गई है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय आर्य भाषा जो है वो इसी भारत से विकसित होगी। भारतीय आर्य भाषा जो है का विकास जो है वो इसी भाषा से होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसकी ऐतिहासिक विकास जो पृष्ठभूमि है वह कहाँ से आई, कैसे आई और कहाँ तक चलेगी। ठीक है, तो इसको तीन भागों में उसने बांटा। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा का जो इतिहास है वो हम 2000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ईसा से भी 2000 पहले जो भारतीय आर्य भाषा भाषा थी वो उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे वह आज आधुनिक जो आपका भाषा है वहां तक उसका विकास होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तीन भागों में बांटा गया। पहला जो था वो प्राचीन आर्य भाषा है, दूसरा है मध्य आर्य भाषा, और तीसरी जो भाषा है आधुनिक आर्य भाषा है। तो भारतीय आर्य भाषा को यदि हम ऐसे देखेंगे तो तीन भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला प्राचीन भारतीय भाषा, दूसरी है म आ, और तीसरी है आ। ठीक है, जिसमें समय सीमा की अब हम बात करें तो 2000 से 500 ईसा पूर्व तक जो है वो प्राचीन आर्य भाषा रहेगी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्य आर्य भाषा है, और उसके बाद 1000 ईस्वी से आज तक जो है वो आपकी आधुनिक आर्य भाषा चलेगी। ठीक है, इस तीन भागों में विभाजित करके इसको समझते हैं। इसका जो नामकरण हुआ, ये भी एक प्रश्न हुआ कि जो आर्य भाषाओं का में जो आर्य है, इसका नामकरण जो है वो किस प्रकार से हुआ। कहते हैं कि आर्यों के आगमन के बाद से जो ये भाषा जो है कि जो क्रांति है वो ज्यादा शुरू हुई, तो उन्हीं आर्यों के आगमन के कारण इसे आर्य भाषा कहा गया।
भारतीय की भाषाओं को आर्य भाषा जो है वो आर्यों के आगमन के कारण ही कहा गया। ठीक, अब इसमें हम पहले पढ़ते हैं भाषाओं के इतिहास में। पहला जो आता है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका जो समय सीमा है वो है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें दो चरण में यह जो भाषा है वो उसको हम समझते हैं। पहले जो है इसमें जो है पूरी तरीके से आप संस्कृत है, संस्कृत में भी पहले वैदिक और दूसरा क्या है लौकिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैदिक जो संस्कृत है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृति आपकी आती है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। जो वैदिक संस्कृति है वह जो कह सकते हैं हम उसको संस्कृत के जो क्लिष्ट संस्कृत है, परिनिष्ठित संस्कृत है उसके ज्यादा नजदीक हुई और आम जनता से वह ज्यादा कटी हुई थी। वैदिक संस्कृति मतलब वेदों की जो भाषा है उसको कहा गया, जो पुराणों की प्राचीन जो पुराणों की जो भाषा है उसको जो कहा गया वो वैदिक संस्कृति है, जिसमें आम जनता जिसको नहीं समझ रही थी। लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृति जो है वो धीरे धीरे मानकीकरण उसका हो रहा था, कहीं ये वैदिक संस्कृति से कहीं पहुंचती है, लेकिन अभी भी ये जो भाषा है प्राचीन आर्य भाषा है वो आम जनता के करीब अभी तक भी नहीं पहुंची है। ठीक है, अगर इसको हम पढ़े तो प्राचीन आर्य भाषा पुरानी भाषा अवेस्ता के अपेक्षाकृत निकट समझ में आती है। यह संस्कृत उत्तरोत्तर में पाणिनि संस्कृत के भी निकट आ गई थी। प्राचीन भाषा का जो चरण है वो अगर हम उसके देखें तुलना करें तो जो अवेस्ता है, जिंदा अवेस्ता है उसकी भाषा के जो है वो काफी करीब आती है। कहा जाता है जो पहला ग्रामर जो है वो हिंदी का वो भी जिंद अवेस्ता ने ही लिखा था, तो उनकी उसकी भाषा के काफी काफी करीब होती है आपकी अपनी प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, और जो ये जब इसका विकास हो रहा था, शुरुआत की तो बात नहीं, जो वैदिक संस्कृति वो नहीं, जब वैदिक संस्कृति से धीरे धीरे लौकिक संस्कृति की तरफ बढ़ती है यह भाषा, तो जो जो पाणिनि है उसके पाणिनि के संस्कृत के काफी आसपास ये भाषा हमको समझ में आने लगती है, और लौकिक संस्कृति यहीं से वह उसका मानकीकरण हो जाता है। ठीक है, और इसी के विकास में दक्षिणी का भी जन्म होता है। दक्षिण की जो भाषाएं हैं वह भाषा अपने स्वयं को संस्कृत भाषा के समकालीन भी इसी वजह से मानती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि उनके जो जन्म है वह वैदिक संस्कृत के बाद से लौकिक संस्कृति तक आते आते वह हो गया था। ठीक है, आगे हम देखें तो वैदिक संस्कृत संस्कृत का यह रूप वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि में मिलता है। यह बोलचाल की भाषा के समीप थी, जबकि लौकिक संस्कृति भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। थोड़ा सा उसका कह सकते हैं और सहज रूप हो सकता है संस्कृत का, लेकिन जो वैदिक भाषा की संस्कृति है वह आम जन से बिल्कुल भी दूर थी। वह विशेष विशेष ऋषि मुनियों की ही भाषा तक रह गई थी। ठीक है, इसके बाद जो अगला चरण आता है वह है मध्यकालीन आर्य भाषा का। मध्यकालीन आर्य भाषा, इसका जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी। इसको समग्र रूप से प्राकृत भी कहा गया, मध्यकालीन आर्य भाषा या प्राकृत। ठीक है, इसको भी हम 3 भागों में करके देखते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, 3 भाग में यह डिवाइड हुए, कौन कौन? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में। पाली, जिसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, इसका समय जो है वो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक है। पाली भाषा की विशेषता यह थी कि यह पहली ऐसी थी जो जनभाषा थी, तत्कालीन जनभाषा। जब विशिष्ट जन की भाषा संस्कृत थी उस समय आम जन की जो भाषा थी वह पाली थी। इसको प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, और यह भी कहते हैं बुद्ध की जो भाषा है
बुद्ध या बुद्ध साहित्य की जो भाषा है वह पाली ही है। बुद्ध के जितने भी है वहाँ जो इस वो पाली में ही मिलेंगे पुस्तक। इसका प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में लंका में लिखित ग्रंथ दीपवंश में मिलता है। वहां इसका अर्थ है बुद्ध वचन। दीपवंश जो है वह बुद्ध के ही वचनों का एक संग्रह है। वहीं पे सबसे पहले हमें पाली भाषा के अस्तित्व का जो है उल्लेख मिलता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा वैसे धीरे धीरे पाली जो है वह भाषा के रूप में प्रयोग ना करके साहित्य के रूप में प्रयोग होने लगी, क्योंकि बुद्ध साहित्य का अधिकतर जो साहित्य था वह इसी में लिखा जाने लगा। संरक्षण जब इसका अधिक होने लगा तो यह भाषा धीरे धीरे वह साहित्य की भाषा, वो भी हम कह सकते हैं बौद्ध साहित्य की जो है भाषा है वो बनने लगी। ठीक है, पाली में त्रिपिटक मतलब बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। अब पाली के व्याकरण में पहली बार जो आमजन का व्याकरण थे वो ज्यादा मशहूर प्रसिद्ध हुआ। क्या पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं? यह प्रश्न पूछता भी है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन? कच्चायन व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सद्य नीति। इसका नाम कहीं कहीं परिवर्तित होकर भी आपको सुनाई पड़ेगा, लेकिन मूलतः जो है वो यही तीनों है। ठीक है, कच्चायन के अनुसार, कच्चायन अपने व्याकरण में लिखते हैं, कच्चायन ऋषि की पाली भाषा में 41 ध्वनियां थी जिसमें 8 स्वर और 33 व्यंजन है। यह पाली की मोटा मोटा रूप से कुछ विशेषता है। पाली का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें काफी कुछ नया जानने को मिलता है। बट चूंकि हिंदी साहित्य में अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य में पाली भाषा का बहुत ज्यादा जो है वो हस्तक्षेप नहीं है। प्रश्न जो भी इसे पूछते हैं वह भी बहुत कम पूछते हैं। पाली शब्द के उदय पर प्रश्न पूछा जाता है। पाली शब्द का जो उदय है वो किससे होता है? तो बहुत लोग इसका जो उदय है उन्होंने पंक्ति से मांगना, पंक्ति है। कुछ लोगों ने जैसे बात करते हैं आचार्य विधुशेखर जो है वह पंक्ति से मांगते हैं। विधुशेखर ने पंक्ति से माना। एक और भिक्षु हैं, भिक्षु सिद्धार्थ ने इसका जो जन्म माना वह पाठ से माना। उन्होंने कहा पाठ हुआ, फिर पाल हुआ, फिर पाड़ हुआ और उसके बाद पाली से हुआ। उसी प्रकार से एक भिक्षु है जगदीश कश्यप, इन्होंने पर्याय से माना। तो पाली भाषा शब्द की व्युत्पत्ति के लिए भी काफी सारे जो मत आते हैं, लेकिन कोई एक मत आपको दिखाई नहीं पड़ेगा जो एक कोई फिक्स मत है। ठीक है, अगला जो मध्यकालीन आर्य भाषा को जो मध्य जो चरण है वह है प्राकृत का। 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक हम इसको पढ़ते और जानते हैं। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा गया। आम जन में बोले जाने वाली भाषा थी। पाली जब धीरे धीरे जो है वह साहित्य की भाषा होने लगी। हमने अभी पढ़ा कि पाली जो है वो धीरे धीरे साहित्य की भाषा हो गई। तो जब पाली धीरे धीरे साहित्य की भाषा हो गई तो आम जन की बोले जाने वाली भाषा कौन होगी? आम जन की भाषा जो हो गई वो हो गई प्राकृत। ठीक है, इसलिए इसको जन भाषा भी कहते हैं। इसको प्राकृत इसका नाम भी है, इसको जन भाषा भी। ठीक है, इसकी सर्वाधिक प्राचीन जनभाषा प्राकृत का ही विकास आगे धीरे धीरे होता है। तो वह सौर सैनी, पैसाची, महाराष्ट्री, केकय, टक, ब्राजड़, खश आदि भाग में विभाजित कर दी गई। उसको हम जब सरल रूप में और पढ़ते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र था वह अधिक था, प्रयोग ज्यादा हो रहा था और क्षेत्र के आधार पर प्राकृत का विकास जो है वो अधिक हुआ है। जैसे सौर सैनी की बात करते हैं तो सौर सैनी मथुरा और उसके आसपास जो भी क्षेत्र हैं उसके में बोले जाने वाली भाषा थी। पैशाची प्राकृत उत्तर पश्चिम कश्मीर के, अब देखिए आप इससे आप ना आपको जो भारत का मैप है ना वो आपका दिमाग में आने लगना चाहिए। हिंदी पढ़ने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ हिंदी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा भारत के भूगोल का और भारत के इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं बहुत क्लियर नहीं बना है, पेन से भी थोड़ा सा आधा में मेरा उतना अच्छा नहीं है, पर एक प्रतिकृति यदि आपको समझ में आ रही है तो भी ठीक है। पैसाची जो है वो उत्तर पश्चिम कश्मीर के तरफ की भाषा जी थी। वो महाराष्ट्री
प्राकृत वो महाराष्ट्र और उसके आसपास बोले जाने वाली भाषा थी। मगध जो है वो आपकी इधर बिहार के इधर ऊपर मगध उसके आसपास बोलने वाली भाषा थी। वहीं अर्ध मगध मागधी जो थी मगध और सूरसेन के बीच में बोले जाने वाली भाषा थी। केकय जो है वह अब जो पहला का जो प्राचीन भारत का अगर आप देखेंगे कहीं मैप आपको प्राचीन भारत का मिले, आप गूगल में भी देख सकते हैं, तो वह जो है उसमें आपको भारत जो है वो काफी उसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक मिलेगा, पूरा पाकिस्तान ऊपर का और अफगानिस्तान के आसपास लेकर के मिलेगा, ठीक है। तो केकय जो प्रदेश है, जो कैकेयी का भी जो प्रदेश कहते हैं, जो पाकिस्तान में है अब जो है, वह वहां से पेक से केकय प्राकृत हुआ। वहीं टक जो है वह पंजाब के, भारत में जो स्पेशली जो पंजाब है वहां आता है। इसी में और एक प्रसिद्ध है खस। खस जो है वो हिमाचल और गढ़वाल में आया। वहीं ब्राचड़ जो है वो सिंध के क्षेत्र में जितनी भी भाषा बोली गई वह इसी प्राकृत से, ब्राचड़ जो प्राकृत से विकसित हो गई है। कहीं ना कहीं आधुनिक भाषा का जो आधुनिक अपभ्रंश है, आधुनिक जो हिंदी भाषा का जो बीज जो अगर आप देखोगे ना, तो वहीं से शुरू होने लगेगी। और यहाँ तक आते आते ही भाषा जो है वो जो संस्कृत की भाषा जो योगात्मक भाषा थी वह प्राकृत तक आते आते वियोगात्मक रूप में भी आने लगेगी। अब यहाँ पर प्राकृत कारक चिन्हों का थोड़ा बहुत प्रयोग आपको यहाँ भी देखने को मिलने लगता है, ठीक है। प्राकृत की विशेषता की बात करें तो प्राकृत में विसर्ग युक्त अकारांत शब्द विसर्गहीन उकारांत शब्द में प्रयुक्त होने लगे। जैसे जो वीरो था, वीरह था, अब उसको वीरो मतलब उकारांत ये आकर के धीरे धीरे हो जाएंगे। य की जगह अधिकतर ज का प्रयोग होने लगेगा। थोड़ा सा सरलीकरण की तरफ अगर बढ़ते हैं हम, आमजन की जब बोली हो जाती है थोड़ी सरलीकरण आती है। जैसे यश जो है वो अब जश बोलते हैं। प्राकृत में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की शुरुआत हुई। मृत्यु मिच्छु मीच, यह सब जो पूरा प्रक्रिया है ना, एक्चुअली यह भाषा को और सरल करने की दृष्टि से ही बनाया गया। जब आम जन के पास जब बोली जाएगी तो भाषा जो है वो और सरल आएगी। अगला जो इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है, हेमचंद्र जो है कुमारपाल चरित के जो रचयिता है हेमचंद्र, उसको उन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। प्राकृत के पाणिनि उन्होंने प्राकृत व्याकरण करके भी एक रचना लिखी है। उन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा गया, जिन्होंने इसमें प्राकृत भाषा के व्याकरण को संजोने का कार्य किया, ठीक है। काफी डिटेल में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भाषा जो है वो उसका संरचनात्मक जो ढांचा है वो धीरे 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 परिवर्तित हो रहा है। अगली जो मध्यकालीन आर्य भाषा में आता है वो है अपभ्रंश, ठीक है। इसको तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। इसका जो समय है वह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया। अपभ्रंश जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ, भ्रंश मतलब जिस जो खराब और बुरी अवस्था में आता जा रहा था। क्योंकि भाषा का जो विद्वान थे वो यही मान रहे थे कि भाषा जो है वह और अपने जो औदात्य थे उससे धीरे धीरे दूर होती जाती थी, जो कि जितनी दूर होती जाएगी उतनी ही आम जनता के वह करीब भी होती जाएगी, ठीक है। अब अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, प्रामाणिक प्रयोग है, वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ये फैक्ट प्रश्न है, पूछा भी जाता है, ठीक है, कि सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है, वो है पतंजलि के उसमें जो महाभाष्य रचना है उसमें मिलता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं अपभ्रंश का उल्लेख पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता घुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है, ठीक है। अपभ्रंश जो है वो महत्वपूर्ण है। जब आप इसको फूलनाथ तिवारी जी की पुस्तक में पढ़ते हैं तो और डिटेल में वो समझ पाएंगे। अपभ्रंश यह भाषा मध्यकालीन आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी भी है, ठीक। अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभीरी, अभिरोक्ति भाषा आदि नाम से जाना जाता है। धनपाल की रचना भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। यह जो है वो प्रबंध काव्य है। अब इसको प्रबंध काव्य या प्रथम काव्य भी कह सकते हैं, मतलब दोनों। यह अपभ्रंश में रचने वाला पहला काव्य कौन है, यह अपभ्रंश है। अपभ्रंश को किशोरीदास जी ने इसको ड़ भाषा भी कहा। किसने कहा? किशोरीदास वाजपेयी ने।
अश्विनी अपभ्रंश को ड़ भाषा नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया, आगे आता भी है। ठीक है, अपभ्रंश के जो आगे की भी जो अवस्था आती है वह है अवहट। ठीक है, अवहट अपभ्रंश का अगला चरण। इसका प्रयोग साहित्य में 14वीं शती तक होता है। विद्यापति ने अपने ग्रंथ कीर्तिलता को अवहट्ट कहा है। अवहट्ट के बड़े कवि हैं आपके विद्यापति जी। अवहट्ट भाषा का समय 900 से 1100 ईस्वी के बीच में माना जाता है। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। किसने कहा है ये? सुनीति कुमार चटर्जी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता भी है और आ भी चुका है। ठीक है, शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने खुसरो के शायरी में प्राप्त होते हैं। अवहट्ट भाषा के जो खुसरो जब शुरुआत में जो शायरी करते हैं उसमें आपको इसके भी अपभ्रंश के भी और अवहट्ट के भी नमूने देखते मिलते हैं। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर के ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने लिखी है। वर्ण रत्नाकर ये एक कोश ग्रंथ है, उसमें भी अवहट्ट शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके बाद जो इसका अगला विकास होता है वह है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा जाता है। नाथ और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। यह क्या है? पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी जो नाम था वो किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इन्होंने पुरानी हिंदी को अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी भी माना है। ठीक है, पुरानी हिंदी से जो आज जो वर्तमान हिंदी जो है उसका जो ठीक ठीक रूप है वो आपको पुरानी हिंदी से ही दिखने लगेगा। ठीक है, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का जो में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, बस थोड़े ग्रामर रूप में। पुरानी हिंदी तक आते आते भाषा जो है वो पूरी वियोगात्मक आपको दिखने लगेगी। जैसे आपके जो कह सकते हैं कि वचन जो है वो भी स्पष्ट होने लगते हैं, दो वचन यहाँ तक आ जाते हैं। लिंग जो है वो भी दो लिंग का प्रयोग होने लगेगा, केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग रह जाएंगे, नपुंसकलिंग चला जाता है। कारक जो है वो अधिकाधिक जो है वो डेवलप हो जाएंगे। यहाँ तक आपको आधुनिक हिंदी के जो मुख्य जो चरण है ना आधुनिक आर्य भाषा का, वह पुरानी हिंदी तक आते आते बिल्कुल स्पष्टतः दिखाई देने लगता है। ठीक है, और जो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं ना तो आप यहीं से अधिक पढ़ते हैं। जब आप रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास भी पढ़ेंगे तो उन्होंने अपभ्रंश तक की भाषाओं को, देश भाषा अपभ्रंश भाषा की भाषाओं को ना हिंदी साहित्य से वह बाहर करके रखा है। ठीक है, उन्होंने एक चैप्टर विशेष दिया है लेकिन उसको उन्होंने हिंदी साहित्य की भाषा से, हिंदी भाषा के साहित्य से उन्होंने उसको बाहर कर दिया है। विकास के रूप में, बेस के रूप में बस उन्होंने रखा है। तो मूलतः जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना वो आपके यहीं से प्रारंभ होने लगता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हिंदी भाषा का जो विकास का जो तीसरा और अंतिम और महत्वपूर्ण चरण है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। पहले अब जो था वह, अब इसका जो समय सीमा है वह 1000 ईस्वी से आज तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी की जो क्लास में हम इतना अभी देख रहे हैं, अभी इसके आगे की क्लास में हम पूरी इसको समझेंगे आधुनिक आर्य भाषा क्या होती है, और पूरा जो इकाई दिया हुआ है इसको विस्तृत रूप में हम समझेंगे। आधुनिक आर्य भाषा से लेकर के जितने भी और उसका वर्गीकरण हो गया, जो आपका सिलेबस है, पूरी क्लास जो चलेगी वो सिलेबस को साथ लेकर के चलेगी, और सिलेबस खत्म होते ही, क्लास खत्म होते ही हम हर यूनिट के हिसाब से आपको प्रश्न भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, हमारा कुल मिलाकर के मोड यही है कि आपकी तैयारी जो है वो हर तरीके से पूर्ण और समग्र रूप से होनी चाहिए। हमारी ये क्लासेस जो है वो आपके एचएन अध्ययन ऐप पर जल्दी से जल्दी शुरू होने वाली है। कुछ हमारे ऑलरेडी क्लासेस उसमें अपलोड हो चुके हैं, तो आप एचएन अध्ययन ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करें। ठीक है, जो बच्चे अभी ये 18 जून का एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं फिर भी कहूंगी आप केवल प्रश्न सॉल्व करिए। हम अपने चैनल पर भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और हमारे चैनल पर भी आपको कई सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जिन बच्चों को आगे तैयारी करनी है वो हमारा एचएन अध्ययन पे अगला जो बैच है वो ले सकते हैं। उस बैच में हम आपको क्लास के साथ, नोट्स के साथ, टेस्ट के साथ
और अपनी गाइडशिप भी देंगे, ठीक है? मेंटरशिप भी आपको देंगे। तो सभी तैयारी करते रहें, आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएँ। हम जल्दी ही अब इसके आगे क्लास के साथ भी आप सभी को मिलते हैं, ठीक है? शुक्रिया।